कहते हैं कुछ सड़कें सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाती, कुछ सड़कें सीधे मौत तक पहुंचाती हैं। अगर आप अकेले हैं और रात के 12 बजे आपकी गाड़ी किसी सुनसान हाईवे पर रुक जाए तो पलटकर पीछे मत देखना, क्योंकि NH 37 पर एक ऐसा पेड़ है जो सिर्फ छाया नहीं देता, वो जान लेता है। ये कहानी है भूतिया पेड़ और हॉन्टेड हाईवे की। वेलकम टू द हॉरर स्टोरी। उस रात हवा कुछ अलग ही तरह से चल रही थी, जैसे पेड़ों के पत्ते आपस में फुसफुसा रहे हों, जैसे अंधेरा किसी राज को छुपाए बैठा हो। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 37 जो शहर को गांवों से जोड़ता था, दिन में जितना साधारण लगता था, रात में उतना ही डरावना हो जाता था। इस हाईवे का एक हिस्सा ऐसा था जहां न पुलिस रुकती थी, न ढाबे खुलते थे और न ही मोबाइल नेटवर्क काम करता था। और इसी हिस्से के बीचों बीच खड़ा था वो भूतिया पेड़। वो एक बरगद का पेड़ था। कम से कम दिखने में तो बरगद जैसा ही था, लेकिन उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर ऐसे फैली हुई थीं जैसे किसी ने काली नसें उगल दी हों। उसकी टहनियां नीचे की ओर झुकी रहती थीं, मानो किसी का इंतजार कर रही हों। और सबसे अजीब बात, उस पेड़ पर एक भी चिड़िया कभी नहीं बैठती थी। गांव वाले उसे कहते थे मौत का पेड़ कहते थे। आज से लगभग 25 साल पहले उसी जगह पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ था। एक बस जो रात के अंधेरे में तेज रफ्तार से आ रही थी, अचानक उसी पेड़ से टकरा गई थी। बस में सवार थे करीब 30 लोग। कोई भी जिंदा नहीं बचा। लेकिन असली डर उस हादसे के बाद शुरू हुआ। गांव के बुजुर्ग एक बात बार बार कहते थे, अगर रात के 12 बजे के बाद उस पेड़ के पास गाड़ी रुके तो समझ लेना गाड़ी दोबारा आगे नहीं बढ़ेगी। ट्रक ड्राइवर बताते थे कि कई बार उन्होंने उस पेड़ के नीचे एक औरत को सफेद साड़ी में खड़ा देखा, जिसके बाल चेहरे को ढके होते थे। कुछ कहते थे कि पेड़ से बच्चों के रोने की आवाज आती है। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने जलती हुई बस देखी जो अचानक हवा में गायब हो गई। लेकिन शहर के पढ़े लिखे लोग इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। उन्हीं में से एक था आरव। आरव 27 साल का एक ट्रैवल ब्लॉगर था। उसे डरावनी जगहों पर जाना, वीडियो बनाना और लोगों को साबित करना अच्छा लगता था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। जब उसे हॉन्टेड हाईवे के बारे में पता चला तो उसने तय कर लिया वो इस राज को दुनिया के सामने लाएगा। उस रात ठीक 11:45 पर आरव अपनी कार लेकर NH 37 पर था। कैमरा ऑन था, लाइव स्ट्रीम चल रही थी। दोस्तों, आरव हंसते हुए बोला, आज हम उस जगह जा रहे हैं जहां लोग कहते हैं भूत रहते हैं। अगर मैं बच गया तो समझ जाना सब अफवाह है। हाईवे सुनसान था, सिर्फ कार की हेडलाइट्स और चारों ओर फैला अंधेरा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, मोबाइल नेटवर्क कमजोर होता गया। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो से एक टूटी फूटी आवाज आई, मदद, कोई है? आरव चौंका। उसने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद रेडियो फिर चालू। इस बार आवाज और साफ थी, गाड़ी मत रोकना। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसी पल कार की हेडलाइट्स में वो पेड़ दिखाई दिया, बरगद का विशाल पेड़। चारों ओर घना अंधेरा। हवा अचानक तेज हो गई। कार का इंजन अजीब आवाज करने लगा और तभी कार अपने आप रुक गई। आरव ने कई बार चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। लाइव स्ट्रीम पर लोग कमेंट कर रहे थे, भाई मजाक मत कर, स्क्रिप्टेड है, भाग वहां से। आरव हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका गला सूख चुका था। तभी उसे महसूस हुआ पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। सफेद साड़ी, लंबे बिखरे बाल, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। आरव की सांसें रुकने लगी। हेलो, उसने कांपती आवाज में कहा। वो आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी और तभी पेड़ की जड़ों के बीच से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। आरव का कैमरा अचानक ब्लैकआउट हो गया। आखिरी फ्रेम में बस इतना दिखा, वो औरत अपना सिर उठाती है और उसकी आंखें नहीं थीं। चारों तरफ अंधेरा था, ना सड़क दिखाई दे रही थी, ना पेड़, ना वो सफेद साड़ी वाली औरत। आरव की आंखें अचानक खुली। वो अपनी ही कार की ड्राइविंग सीट पर था, पसीने से पूरा शरीर भीगा हुआ। क्या वो सपना था? उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी, डैशबोर्ड पर 12:17 सुबह लिखा था।
यानी वो करीब 17 मिनट बेहोश था। लाइव स्ट्रीम अब भी चल रही थी। कमेंट्स की बाढ़ आई हुई थी। भाई ये एक्टिंग नहीं लग रही, पीछे देख, पेड़ के पास, कसम से डर लग रहा है। आरव ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और धीरे धीरे कार से बाहर निकला। हाईवे अब वैसा नहीं था। सड़क के दोनों तरफ घना कोहरा छा चुका था। हवा में जली हुई चीजों की बदबू थी और सबसे डरावनी बात, बरगद का वो पेड़ अब और भी बड़ा लग रहा था। उसकी जड़ें अब सड़क तक फैल चुकी थीं, जैसे हाईवे को जकड़ रही हों। तभी कोहरे के बीच से एक पीली रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे एक पुरानी बस उभर कर सामने आई। बस जल रही थी, लेकिन न आग की आवाज न धुआं, बस खामोशी में सुलगती हुई। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। बस के अंदर लोग बैठे हुए थे, जले हुए चेहरे, खाली आंखें, और सभी आरव की तरफ देख रहे थे। बस के अंदर से बच्चों के हंसने की आवाज आई, वही आवाज जो उसने पेड़ के नीचे सुनी थी। मदद करो, हमें घर जाना है। आरव के पैर अपने आप बस की तरफ बढ़ने लगे, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। अचानक उसके कान में एक फुसफुसाहट हुई, मत जाओ। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, फटे कपड़े, डरी हुई आंखें। आप कौन हैं? आरव चिल्लाया। बूढ़ा बोला, जो इस बस में गया वो कभी वापस नहीं आया। ये सब 25 साल पहले हुआ था, उसने कांपते हुए कहा। हम सब उसी बस में थे, बूढ़े ने बताया। उस रात बस का ड्राइवर लगातार किसी औरत से बात कर रहा था जो सड़क के बीच खड़ी थी। सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक नहीं लगाया, बस सीधे उस पेड़ से टकरा गई, और तभी से जो भी उस पेड़ के पास रात 12 के बाद रुका, वो इस बस का हिस्सा बन गया। आरव ने पलट कर देखा, बस अब उसके बिल्कुल पास थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से वही औरत उतरी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। चेहरे पर कोई मांस नहीं, सिर्फ जली हुई खोपड़ी। उसने धीरे से कहा, अब हमारी बारी पूरी हुई, तुम्हारी बारी है। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन जमीन से बरगद की जड़ें निकलकर उसके पैरों को जकड़ चुकी थीं। कैमरा जमीन पर गिर गया। लाइव स्ट्रीम में लोगों ने देखा, आरव को घसीटकर बस के अंदर ले जाया जा रहा है, और फिर सब कुछ अंधेरा। अगली सुबह NH-37 पर एक कार मिली। दरवाजा खुला हुआ, कैमरा टूटा हुआ, लेकिन आरव कहीं नहीं था। बरगद के पेड़ पर एक नई चीज दिख रही थी, एक ताजा लटकता हुआ कैमरा, और उसके नीचे लिखा था, अगला कौन? सूरज निकल चुका था, लेकिन NH-37 पर अब भी रात की दहशत जमी हुई थी। जहां आरव की कार मिली थी, वहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन कोई भी उस बरगद के पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पेड़ अब पहले से ज्यादा काला लग रहा था, जैसे रात में उसने कुछ पी लिया हो। केस की जिम्मेदारी मिली इंस्पेक्टर विक्रम शेखावत को। 10 साल की सर्विस में उसने बहुत कुछ देखा था, लेकिन यह केस कुछ अलग था। कार यहीं मिली है, सिपाही बोला, लेकिन कोई ब्लड नहीं, कोई बॉडी नहीं। शेखावत की नजर सीधे पेड़ पर टिक गई। उसे लगा पेड़ उसे देख रहा है। फॉरेंसिक टीम को आरव का टूटा कैमरा मिला। मेमोरी कार्ड अब भी काम कर रहा था। शेखावत ने वीडियो प्ले किया। आखिरी रिकॉर्डिंग में 1 सेकंड के लिए कुछ ऐसा दिखा जो सबको चुप करा गया। बरगद की जड़ों में सैकड़ों चेहरे उभरे हुए थे, जले हुए, रोते हुए, चीखते हुए, और बीच में आरव का चेहरा। दादी ने बताया, आज से करीब 60 साल पहले वहां कोई हाईवे नहीं था। वहां था एक गांव, सोनापुर। उस गांव में रहती थी एक औरत, चंपा, विधवा, एक छोटे बच्चे की मां। गांव वालों ने उस पर इल्जाम लगाया डायन होने का। एक रात उसे उसी बरगद के पेड़ से बांध दिया गया। उसका बच्चा उसकी गोद में था। गांव वालों ने दोनों को जिंदा जला दिया। मरते वक्त चंपा ने जो कहा, जो इस रास्ते से गुजरेगा वो मेरी आग में जलेगा और मेरी जड़ों में कैद होगा। उस आग के बाद वो पेड़ कभी सूखा नहीं, उसकी जड़ें और फैलती गईं। पहले मरे गांव वाले, फिर बना हाईवे, और 25 साल पहले वो बस हादसा। सभी आत्माएं पेड़ में कैद हो गईं। रात को शेखावत अकेले पेड़ के पास पहुंचा। वो सच जानना चाहता था। घड़ी ने 12 बजाए। हवा रुक गई, पेड़ की छाल फटने लगी और उसमें से चंपा का चेहरा निकला। जली हुई आंखें,
लेकिन आवाज मां जैसी। मुझे इंसाफ चाहिए। जमीन से जड़ें निकली और शेखावत को घेर लिया। उसी पल उसे दिखा, अगर श्राप नहीं टूटा तो ये हाईवे कभी सुरक्षित नहीं होगा। चंपा ने कहा, मेरे बच्चे की अस्थियां अगर गंगा में प्रवाहित हों और मेरा नाम पुकारा जाए तो आत्माएं मुक्त हो सकती हैं, लेकिन कीमत थी, किसी एक को यहां रुकना होगा। शेखावत समझ गया, या तो वो या फिर अगले सैकड़ों लोग। उसने अपनी बंदूक जमीन पर रख दी। पेड़ मुस्कुराया। रात के ठीक 12:01 बज रहे थे। NH-27 पूरी तरह सुनसान था। इंस्पेक्टर विक्रम शेखावत बरगद के पेड़ के सामने बिल्कुल अकेला खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, ना हवा ना आवाज, बस पेड़ की जड़ों से आती धीमी धीमी धड़कन, जैसे वो जिंदा हो। शेखावत ने अपने मोबाइल से दादी कंकाली को कॉल किया। सब कुछ तैयार है, दादी की आवाज कांप रही थी। लेकिन याद रखो बेटा, अगर डर गए तो आत्माएं तुम्हें जिंदा निगल जाएंगी। शेखावत ने जेब से एक छोटा सा कपड़ा निकाला। उसमें थी एक बच्चे की जली हुई अस्थियां, चंपा के बेटे की। हाईवे से कुछ किलोमीटर दूर गंगा की एक पुरानी धारा बहती थी। शेखावत ने पेड़ की तरफ देखा। मैं वापस आऊंगा, उसने खुद से कहा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, जड़ें रास्ता छोड़ती गईं। लेकिन पीछे से एक आवाज आई, झूठ मत बोलो। वो चंपा थी। कोई लौट कर नहीं जाता। हाईवे अचानक लाल रोशनी से भर गया। जलती बस प्रकट हुई। उसके अंदर आरव और बाकी लोग। सबकी आंखों में एक ही सवाल, हमें छोड़ क्यों दिया? आत्माएं पेड़ से निकलकर शेखावत पर टूट पड़ी। उसका शरीर जड़ों में जकड़ने लगा। दर्द असहनीय था। शेखावत चिल्लाया, ये लोग निर्दोष हैं, गुनहगार मैं नहीं, गांव वाले थे। चंपा की आवाज गूंजी, तो किसी को यहां रहना होगा। शेखावत ने आंखें बंद की। उसने रेडियो उठाया जो उसी बस से गिरा था और ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। रेडियो से आवाज गूंजी, अगर कोई सुन रहा है, 12 बजे के बाद इस पेड़ के पास मत रुकना। पेड़ कांप उठा, जैसे उसने नई कैद स्वीकार कर ली हो। शेखावत ने अस्थियों को गंगा की ओर उछाल दिया, लेकिन वो खुद पीछे नहीं हटा। जड़ें उसके पैरों से ऊपर चढ़ने लगीं। उसकी आखिरी आवाज, अब कोई और नहीं मरेगा। पेड़ की छाल उसके शरीर को निगल गई और उसी पल हाईवे पर तेज हवा चली। सुबह NH-37 खुला था। बरगद का पेड़ सूखा हुआ, कोई धड़कन नहीं, जलती बस गायब। गांव वाले बोले, श्राप टूट गया। कुछ हफ्तों बाद एक ट्रक ड्राइवर ने बताया, रात 12 बजे रेडियो अपने आप चालू हुआ और आवाज आई, गाड़ी मत रोकना। पेड़ भले सूख गया हो, लेकिन चेतावनी आज भी जिंदा है। 3 महीने बीत चुके थे। NH-37 अब सेफ हाईवे घोषित कर दिया गया था। नया बोर्ड लगा था, एक्सीडेंट फ्री जोन। बरगद का पेड़ काट दिया गया था, उसकी जड़ें निकाल दी गई थीं। वहां अब सिर्फ एक खाली मैदान था। लोगों को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती। शहर के म्यूजियम में एक नया सेक्शन खुला, हॉन्टेड इंडिया। वहां NH-37 से एक चीज रखी गई थी, इंस्पेक्टर शेखावत का रेडियो। वो रेडियो जिससे आखिरी चेतावनी आई थी। रात को म्यूजियम बंद था। गार्ड रमेश अकेला ड्यूटी पर था। ठीक 12 बजे रात रेडियो 12 AM रेडियो अपने आप ऑन हो गया। रमेश चौंका। रेडियो से आवाज आई, गाड़ी मत रोकना। लेकिन इस बार आवाज बदली हुई थी। अब उसमें शेखावत की आवाज भी थी और उसके नीचे एक और फुसफुसाहट, हमें भूख लगी है। म्यूजियम की दीवारों से दरारें पड़ने लगी। उन दरारों से काली जड़ें निकलने लगी। जमीन पर जलने की बदबू फैल गई। रमेश भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद। CCTV में अगले दिन जो दिखा, उसने सबको चुप करा दिया। रात 12:03 पर एक औरत म्यूजियम में दाखिल होती है। सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर। वो रेडियो के पास जाती है और कैमरे की तरफ सीधे देखती है। उसकी आंखें नहीं थीं। असल श्राप पेड़ में नहीं था, ना ही हाईवे में। श्राप था याद में, डर में, और उन चीजों में जो इंसाफ के बिना संभाल कर रखी जाती हैं। जहां जहां उस रेडियो को ले जाया जाएगा, वहां वहां वो जड़ें उगेंगी। कहते हैं कहानियां तब तक खत्म नहीं होती जब तक उन्हें सुनने वाला वह सुरक्षित है। आज अगर ये कहानी आपको सिर्फ एक कहानी लगी हो, तो अगली बार किसी सुनसान हाईवे पर
रात के 12 बजे रुक कर देखना। अगर रेडियो अपने आप चल जाए और कोई फुसफुसाए, गाड़ी मत रोकना। तो समझ जाना ये कहानी अब आपके पीछे है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद आप पर हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन हॉरर स्टोरी चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी कोई कल्पना नहीं है। ये वो कहानी है जिसे सुनने के बाद आप अकेले कमरे में लाइट बंद करके सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे काले कमरे की जहां जो भी गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं लौटा। अगर आप दिल के कमजोर हैं तो अभी वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि अब जो शुरू होने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं, एक डरावनी सच्चाई है। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव, नाम था देवपुर। गांव इतना शांत कि दिन में भी सन्नाटा डराने लगता था। लेकिन इस गांव की सबसे अजीब बात यह थी कि यहां शाम होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई बाहर नहीं निकलता, कोई किसी से बात नहीं करता, और गांव के बीचों बीच एक पुराना हवेली नुमा मकान था, क्योंकि उस हवेली का एक कमरा दिन में भी पूरा काला रहता था। गांव के बूढ़े कहते थे, बेटा, उस कमरे में सिर्फ अंधेरा नहीं रहता, वहां कुछ और भी है। कोई बच्चा अगर गलती से उस हवेली के पास चला जाए तो उसे रात में भयानक सपने आने लगते थे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में उस कमरे से रोने की आवाजें सुनी हैं, और कभी कभी हंसने की भी, ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं हो सकती। दिल्ली से एक लड़का आया था, नाम आर्यन, एक यूट्यूबर जो रियल हॉरर प्लेसेस पर वीडियो बनाता था। उसे किसी ने देवपुर के बारे में बताया और काले कमरे के बारे में। आर्यन हंस पड़ा। भूत प्रेत सब वहम होता है, मैं रात वहीं रहकर वीडियो बनाऊंगा। गांव वालों ने बहुत मना किया। एक बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, वहां मत जाना, वो कमरा लोगों की आत्मा पी जाता है। लेकिन आर्यन नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे आर्यन कैमरा लेकर हवेली के अंदर घुसा। दरवाजा अपने आप छीं की आवाज के साथ खुला। अंदर ठंडक थी, इतनी ठंडी कि सांस से भाप निकलने लगी। उसका कैमरा अचानक ग्लिच करने लगा और तभी पीछे से दरवाजा बंद हो गया। आर्यन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा। दूसरी मंजिल पर एक दरवाजा था, पूरी तरह काला। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, पूरा कमरा अंधेरे से भरा हुआ था। लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन लाइट काम नहीं कर रही थी। और तभी कान के पास किसी ने फुसफुसा कर कहा, आ गया तू भी। आर्यन के हाथ से कैमरा नीचे गिर गया। अंधेरे में दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। धीरे धीरे वो आंखें उसकी तरफ बढ़ने लगी और फिर हंसी, इतनी डरावनी हंसी कि दिल रुक जाए। आर्यन चिल्लाया, कौन है? लेकिन जवाब में कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा और एक आवाज आई, जो यहां आता है वो यहीं रह जाता है। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे का अंधेरा अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, वो जिंदा लग रहा था, जैसे अंधेरा उसकी सांसों के साथ हिल रहा हो। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। और तभी किसी के चलने की आवाज, धीरे, बहुत धीरे। आर्यन कांपती आवाज में बोला, कौन है वहां? जवाब में चारों तरफ से आवाज आई, हम सब हैं यहां। अंधेरे में एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों परछाइयां दिखाई देने लगीं। कुछ बिना सिर की, कुछ उल्टे पैरों वाली, कुछ की आंखों से खून बह रहा था। और सबसे डरावनी बात, उन सब के चेहरे डर से जमे हुए थे, जैसे मरते वक्त उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। अचानक कमरे के बीच एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सफेद कपड़े, खून से सने, उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें जान ही ना हो। वो बोला, मैं इस हवेली का मालिक था। आर्यन चिल्लाया, आप कौन हैं? बूढ़ा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। मेरा नाम था हरिदत्त ठाकुर और मैंने ही ये काला कमरा बनाया था। हरिदत्त ने बताया, 50 साल पहले वो तांत्रिक विद्या में विश्वास करता था। उसे अमर होना था, शक्ति चाहिए थी, और इसके लिए उसे चाहिए थी जिंदा आत्माएं।
उसने इस कमरे में एक तांत्रिक प्रयोग किया। हर 10 साल में एक इंसान को यहां लाया जाता, उसकी आत्मा को इस कमरे में बांध दिया जाता, और तभी से जो भी यहां आया उसकी आत्मा कभी बाहर नहीं गई। आर्यन की आंखों से आंसू निकल आए। तो क्या मैं भी? हरिदत्त की आत्मा ने धीरे से सिर हिलाया। हां, तू अगला है। अचानक कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगीं। फर्श पर बने तांत्रिक चिन्ह लाल रंग से चमकने लगे। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। तभी भीड़ में से एक औरत की आत्मा आगे आई। उसकी गोद में एक बच्चा था। उसने रोते हुए कहा, अगर ये लड़का सूरज उगने से पहले कमरे से बाहर निकल गया तो श्राप टूट सकता है। हरिदत्त चिल्लाया, नहीं, ये मेरा है। पूरा कमरा हिलने लगा। आर्यन ने पूरी ताकत लगाई। उसके पैर आजाद हो गए। वो दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा गायब था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और आत्माओं की चीखें, भाग, अगर जिंदा रहना है तो भाग। अचानक अंधेरे से एक भयानक आकृति निकली। लंबे नाखून, टेढ़ा शरीर और मुंह इतना बड़ा कि इंसान पूरा समा जाए। हरिदत्त की आवाज गूंजी, ये है काले कमरे का रक्षक। वो चीज आर्यन की तरफ बढ़ने लगी। आर्यन जोर से चिल्लाया, भगवान, मुझे बचा लो। उसी पल दूर कहीं मुर्गे की बांग सुनाई दी और अंधेरे में हल्की सी रोशनी। आत्माएं चिल्लाने लगी, सुबह हो रही है। रक्षक पीछे हटने लगा, लेकिन हरिदत्त ने आर्यन का पैर पकड़ लिया। तू नहीं जाएगा। हरिदत्त ठाकुर की सड़ी हुई उंगलियां आर्यन के टखने में धंस गईं। ठंड, इतनी ठंडी कि नसें सुन्न पड़ जाएं। आर्यन जोर से चीखा, मुझे छोड़ दे। लेकिन हरिदत्त की आंखों में नफरत थी और भूख। 50 साल से मैं किसी इंसान को जाने नहीं दिया। कमरा हिल रहा था। छत से काले कीड़े गिर रहे थे। दीवारों पर तांत्रिक मंत्र खुद ब खुद घूम रहे थे। तभी वो औरत आगे आई जिसकी गोद में बच्चा था। उसने जोर से चीखकर कहा, बस बहुत हुआ। और देखते ही देखते बाकी आत्माएं भी एक एक करके आगे बढ़ी। किसी ने हरिदत्त को पकड़ा, किसी ने उस रक्षक को। पूरे कमरे में चीख पुकार मच गई। आत्माएं चिल्ला रही थीं, हम आजाद होना चाहते हैं। औरत ने आर्यन की तरफ देखा। इस कमरे में दीवार के पीछे एक तांत्रिक यंत्र है, उसे तोड़ दो, तभी यह श्राप खत्म होगा। आर्यन ने देखा, दीवार पर एक अजीब सा निशान। उसने पत्थर हटाया। अंदर था एक इंसानी खोपड़ी, काले धागे और सूखा हुआ दिल। आर्यन की रूह कांप गई। बाहर से अजान और मंदिर की घंटी एक साथ सुनाई दी। सुबह होने वाली थी, लेकिन हरिदत्त अब पागल हो चुका था। उसने चीख कर कहा, अगर मैं अमर नहीं हुआ तो कोई नहीं बचेगा। उसका शरीर काले धुएं में बदलने लगा। रक्षक फिर से आगे बढ़ा। आर्यन ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से वो तांत्रिक यंत्र जमीन पर पटक दिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ। कमरा सफेद रोशनी से भर गया। आत्माओं की चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं। हरिदत्त की आवाज कमजोर पड़ गई, नहीं। अचानक कमरे की छत टूट गई। सूरज की पहली किरण सीधे कमरे में गिरी। आत्माएं मुस्कुराईं, एक एक करके रोशनी में घुल गईं। औरत ने जाते जाते कहा, आज तू बच गया, लेकिन याद रखना, हर सच कैमरे में कैद नहीं होता। आर्यन बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो हवेली के बाहर था। हवेली अब सिर्फ खंडहर बन चुकी थी। गांव वाले खड़े थे, डरे हुए। एक बूढ़ा बोला, आज 50 साल बाद सूरज सही वक्त पर उगा है। आर्यन दिल्ली लौट आया। उसने पूरी घटना यूट्यूब पर डाल दी, लेकिन वीडियो के आखिरी फ्रेम में काले कमरे की एक लाल आंख अब भी चमक रही थी और स्क्रीन पर एक आवाज गूंजी, दोस्तों, अगर आपको लगे कि कुछ जगहें अब भी आपको बुलाती हैं, तो समझ लीजिए वो सिर्फ जगह नहीं, कोई इंतजार कर रहा है। दिल्ली लौटने के बाद आर्यन पहले जैसा नहीं रहा। रात को उसे नींद नहीं आती। जैसे ही आंख लगती, उसे वही कमरा दिखता, वही अंधेरा, वही लाल आंखें और हर बार एक ही आवाज, तू हमें छोड़ आया, लेकिन हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। आर्यन पसीने से भीगकर उठ बैठता। एक रात आर्यन ने अपना यूट्यूब वीडियो दोबारा चलाया। वीडियो वही था, लेकिन अंत में जो उसने नहीं डाला था वो दिखाई दिया। स्क्रीन पर लिखा था, नेक्स्ट लोकेशन सिलेक्टेड,
और फिर एक नाम उभरा, दिल्ली, रूम नंबर 307। आर्यन का दिल जोर से धड़क उठा। अगले दिन आर्यन ने पता लगाया, रूम नंबर 307 वो ही होटल था जहां वो ठहरा हुआ था। उसके कमरे का नंबर भी 307 था। उस रात ठीक 3:07 AM पर उसके कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और दीवार पर एक साया उभरा, उल्टे पैरों वाला साया। बोला, हरिदत्त मर गया, लेकिन जिसने उसका श्राप देखा वो नया द्वार बन जाता है। आर्यन कांप गया। मतलब काला कमरा अब तू है। आर्यन की सांस रुकने लगी। अब जहां जहां आर्यन जाता वहां अजीब घटनाएं होने लगी। उसके साथ रहने वाला दोस्त रातों रात पागल हो गया। एक सब्सक्राइबर जिसे उसने DM में पूरी कहानी बताई थी, वो 7 दिन बाद मृत मिला। हर जगह एक ही निशान, दीवार पर काले हाथों के निशान। एक रात आर्यन के सपने में वही औरत आई जिसकी गोद में बच्चा था। उसने कहा, श्राप तोड़ा गया लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं। अब 2 रास्ते हैं, एक या तो आर्यन किसी और को कहानी दिखाए और श्राप आगे बढ़े, 2 या फिर वो खुद अंधेरे में समा जाए। आर्यन ने समझ लिया, ये कहानी जितने लोग देखेंगे उतना श्राप फैलेगा। उसने चैनल डिलीट करने का सोचा, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आया, यू अपलोड कंप्लीट वीडियो अपने आप अपलोड हो चुका था। आज भी अगर आप रात 3:07 बजे अकेले हों और आपका फोन अपने आप ये वीडियो चला दे तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंतिम फ्रेम में अब आर्यन नहीं, आपका चेहरा होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कहानी थी या फिर कोई सच्चाई जो अभी भी सांस ले रही है? अगर आपको आज की कहानी सुनते वक्त किसी भी पल अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस हुआ हो तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि कुछ चीजें सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके लिए ही हो। तब तक याद रखना, रात के 3 बजे पीछे मुड़कर मत देखना। ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। अगर आप तब तक जिंदा रहे। कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ वीरान नहीं होती, वो जिंदा होती हैं, सांस लेती हैं, और जो उनकी नींद तोड़ता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक किला है जहां सूरज ढलते ही इंसानों का कानून खत्म हो जाता है और शुरू होता है सदियों पुराना श्राप। अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन हैं और चाहते हैं कि हर वो कहानी आप तक पहुंचे जो सुनने के बाद अंधेरे में अकेले बैठना मुश्किल हो जाए, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां जो कहानियां तो आती हैं वो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो पीछा करती हैं। आज की कहानी है भानगढ़ की, एक ऐसी रात की जहां विज्ञान हार गया और इंसान मौत से भी बदतर चीज से टकरा गया। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के बीचों बीच सरिस्का के जंगलों से घिरी एक वीरान सड़क पर एक पुरानी जीप धूल उड़ाती हुई बरक रही थी। सूरज ढलने में अभी कुछ वक्त बाकी था, लेकिन आसमान का रंग भगवा से गहरा बैंगनी होने लगा था। जीप में 2 लोग सवार थे, आर्यन और मीरा। आर्यन 28 वर्षीय एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर, जिसकी दुनिया कंक्रीट, पत्थर और कार्बन डेटिंग के इर्द गिर्द घूमती थी। उसके लिए भूत का मतलब था दिमाग का वहम या हवा का दबाव। वहीं दूसरी ओर मीरा थी, जो इतिहास की छात्रा थी। वह पुरानी इमारतों को सिर्फ पत्थर नहीं मानती थी, उसका मानना था कि हर ईंट की एक याद होती है और कुछ यादें बहुत कड़वी होती हैं। तुम्हें सच में लगता है कि हमें रात में वहां रुकने की अनुमति मिल जाएगी? मीरा ने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा। बाहर बबूल के पेडस किसी कंकाल की तरह खड़े थे। आर्यन ने गियर बदलते हुए मुस्कुराकर कहा, मीरा, यह 21वीं सदी है और हमारे पास दिल्ली मुख्यालय का विशेष पत्र है। हमें भानगढ़ की नींव की जांच करनी है। यह काम दिन की चिलचिलाती धूप में थर्मल स्कैनिंग के बिना संभव नहीं है और रात का तापमान
पत्थरों के असली स्वभाव को समझने के लिए जरूरी है। पर वह बोर्ड मीरा की आवाज में हिचकिचाहट थी, जो कहता है कि सूर्यास्त के बाद रुकना मना है। वह सिर्फ पर्यटकों के लिए है, ताकि वे अंधेरे में गिरकर अपनी हड्डी पसली न तुड़वा लें। आर्यन ने बात काट दी। गाड़ी भानगर गांव के करीब पहुंच चुकी थी। गांव पूरी तरह से उजदा हुआ नहीं था, लेकिन वहां एक अजीब सी उदासी थी। जैसे ही उन्होंने किले के मुख्य द्वार हनुमान गेट की ओर गाड़ी मोड़ दी, हवा का रुख बदल गया। ठंडी हवा के झोंके में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सदियों पुराने सूखे फूल और गीली मिट्टी। गेट पर बैरिकेड लगा था। एएसआई का एक पुराना गार्ड रामदीन अपनी लाठी के सहारे खड्डा बीदी पी रहा था। जीप को देखते ही उसने हाथ दिया। आर्यन ने गाड़ी रोकी और अपना परिचय पत्र और दिल्ली से लाया गया अनुमति पत्र दिखाया। रामदीन ने पत्र को देखा, फिर आर्यन की आंखों में और अंत में मीरा के चेहरे पर छाई घबराहट को। साहब, रामदीन ने बीदी फेंकते हुए कहा, कागज तो पक्का है, पर यह जगह कच्ची नहीं है। सरकारी मोहर भूतों को नहीं रोकती। आर्यन हंसा। काका, हम यहां भूत पकड़ने नहीं, पत्थर जांचने आए हैं। रामदीन ने गेट खोला, लेकिन एक चेतावनी दी। साहब, मैं गेट के बाहर अपनी चौकी पर हूं। अगर रात को कोई आवाज आए या कोई बुलाए तो जवाब मत देना, और जो भी हो जाए नाचनी की हवेली की तरफ मत जाना। वहां आज अमावस की रात है, साए बहुत बेचैन रहते हैं। जीप अंदर दाखिल हुई। जैसे ही लोहे का भारी गेट उनके पीछे बंद हुआ, बाहरी दुनिया का शोर एकदम खत्म हो गया। अब सिर्फ सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभता था। उन्होंने अपनी जीप को शाही महल के नीचे खदधी कर दी। सूरज अब पूरी तरह डूब चुका था। भानगर का किला अब चांदनी और अपनी काली परछाइयों के साथ जाग रहा था। आर्यन ने अपनी फ्लैशलाइट जलाई और मीरा ने अपना रिकॉर्डर और EMF, IMF मीटर निकाला। हम सबसे पहले बाजार का सर्वेक्षण करेंगे, आर्यन ने कहा। भानगर का जौहरी बाजार, जो कभी हीरे, जवाहरात और इत्र की खुशबू से महकता था, अब बिना छत की दीवारों का एक अंतहीन गलियारा था। दोनों तरफ टूटी हुई दुकानें थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, मीरा को लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। उसने मुड़ कर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ उनकी अपनी लंबी परछाइयां पत्थरों पर रेंग रही थीं। आर्यन, मीरा ने फुसफुसाया, क्या तुम्हें घुंघरुओं की आवाज सुनाई दे रही है? आर्यन मशीन की रीडिंग नोट कर रहा था। हवा है मीरा, इन खंडहरों में हवा जब संकरी गलियों से गुजरती है तो सीटी जैसी आवाज करती है। तभी मीरा का EMF मीटर, जो अब तक शांत था, अचानक लाल बत्ती के साथ बीप करने लगा। रीडिंग सामान्य से 100 गुना ज्यादा थी। यहां कोई बिजली की तार नहीं है। आर्यन, मीरा की सांसें तेज हो गईं। फिर यह मीटर क्यों पागल हो रहा है? अचानक बाजार के एक कोने से एक तेज हवा का झोंका आया। उस हवा में सड्ढन की नहीं, बल्कि केवद्दे के इत्र की तेज खुशबू थी। इतनी तेज कि मीरा का सिर चकराने लगा। केवद्दा! मीरा बद्द आई। रानी रत्नावती को इत्र पसंद था और वह तांत्रिक भी इसी इत्र को अभिमंत्रित कर रहा था। आर्यन ने अपना उपकरण नीचे रखा। उसे भी वह खुशबू आ रही थी। यह वैज्ञानिक रूप से असंभव था। खंडहरों में फूलों की खुशबू, वह भी इतनी ताजा। वे बाजार से निकलकर महल की ओर जाने वाले रास्ते पर थे, तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आई। आवाज दाहिनी ओर से आ रही थी, नाचनी की हवेली की तरफ से, जहां जाने के लिए रामदीन ने मना किया था। शायद कोई गांव का बच्चा अंदर रह गया है। आर्यन ने टॉर्च घुमाई। हमें देखना होगा। नहीं आर्यन, मीरा ने उसका हाथ पकड़ डस लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। रामदीन ने मना किया था, यह छलावा है। लेकिन आर्यन का तर्क हावी था। अगर कोई बच्चा मुसीबत में है और हम डर के मारे भाग गए तो हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। वह हवेली की ओर बढ़ा। ये इमारत बाकी इमारतों से थोड़ी अलग थी। इसकी नक्काशी अभी भी सुरक्षित थी। जैसे ही वे आंगन में पहुंचे, रोने की आवाज बंद हो गई। उसकी जगह एक खामोश हंसी ने ले ली। ऐसी हंसी जो कानों से नहीं, सीधे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। आर्यन ने अपनी टॉर्च एक दीवार पर मारी। वहां ताजा गीली मिट्टी के निशान थे, जैसे किसी ने अभी अभी दीवार पर हाथ फेरा हो। लेकिन वे निशान किसी इंसान के हाथ के नहीं थे। उंगलियां
बहुत लंबी थीं, अस्वाभाविक रूप से लंबी। तभी हवेली की छत से एक पत्थर गिरा। आर्यन ऊपर देखने ही वाला था कि मीरा जोर से चिल्लाई, आर्यन देखो। आर्यन ने सामने देखा। हवेली के बीचों बीच जहां कभी नृत्य होता होगा, वहां हवा में धूल के कण एक आकृति बना रहे थे। वह आकृति धीरे धीरे ठोस हो रही थी। वह कोई भूत नहीं बल्कि एक परछाई थी जो बिना किसी शरीर के खद्दी थी। वापस चलो। आर्यन की वैज्ञानिक सोच अब डगमगा रही थी। जैसे ही वे मुद्दे, हवेली का दरवाजा अपने आप एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गया। अब वे कैद थे। हवेली के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। उनके मुंह से भाप निकलने लगी। तुम यहां क्यों आए? एक भारी आवाज गूंजी। यह आवाज किसी एक दिशा से नहीं आ रही थी, बल्कि पत्थरों के अंदर से आ रही थी। मीरा कांप रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और हनुमान चालीसा बुदबुदाने लगी। आर्यन ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। यह लकड़ी का सड़ा हुआ दरवाजा था जिसे एक लात में टूट जाना चाहिए था, लेकिन वह लोहे की तरह मजबूत हो गया था। अचानक आर्यन को लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। उसने झटके से पीछे देखा। वहां मीरा खद्दी थी, लेकिन वही मीरा नहीं लग रही थी। उसकी आंखें पतरा गई थीं। वह आर्यन को नहीं बल्कि उसके पीछे किसी अदृश्य चीज को घूर रही थी। वह आ रहा है आर्यन। मीरा की आवाज बदली हुई थी, भारी और मर्दाना। सिंधु सेवद्दा आ रहा है। सिंधु सेवद्दा, वही तांत्रिक जिसने भानगढ़ को श्राप दिया था। आर्यन ने मीरा को झकझोरा, मीरा होश में आओ। तभी हवेली के फर्श से एक काला धुआं उठने लगा। उस धुएं में आकृतियां थीं, तर ढपते हुए लोगों के चेहरे। 16वीं शताब्दी का वह दृश्य उनकी आंखों के सामने जीवंत हो रहा था, जब भानगढ़ रातों रात वीरान हुआ था। चीखें, आग और भागते हुए लोग। यह कोई भ्रम नहीं था। वे समय के एक लूप में फंस गए थे। आर्यन समझ गया कि यहां विज्ञान काम नहीं करेगा। उसने अपनी जेब से एक माचिस निकाली जो वह सिगरेट के लिए रखता था, और कुछ सूखी लकड़ियां और पुराने कपड़े इकट्ठा कर आग जलाने की कोशिश की। आग शुद्धता का प्रतीक, लेकिन माचिस की तीली जल ही नहीं रही थी। तभी मीरा, जो अब पूरी तरह किसी और के वश में थी, आर्यन की ओर बढ़ी। उसके हाथ आर्यन के गले की तरफ बरर रहे थे। तूने उसकी नींद तो दी है, मीरा चिल्लाई। आर्यन ने मीरा को धक्का दिया और वह जमीन पर गिरी। गिरने के झटके से मीरा का सिर जमीन से टकराया और वह बेहोश हो गई। शायद इसी चोट ने उस अदृश्य शक्ति का संपर्क तोड़ियाच दिया। आर्यन ने मीरा को कंधे पर उठाया। अब एक ही रास्ता था, खिड़की, जो करीब 10 फीट ऊंची थी। दीवारों पर परछाइयां उनके करीब आ रही थीं। वे परछाइयां अब दीवारों से निकलकर 3D आकार ले रही थीं। काले धुएं से बने मानव रूप। आर्यन ने पास पड्डे मलबे का ढेर बनाया और किसी तरह खिड़की तक पहुंचा। उसने अपनी कोहनी से खिड़की की ग्रिल तोड़ देने की कोशिश की। जंग लगी ग्रिल टूट गई। उसने पहले मीरा को बाहर निकाला, फिर खुद कूदा। वे हवेली से बाहर आ चुके थे, लेकिन मुख्य द्वार अभी भी बहुत दूर था। और सबसे डरावनी बात, मुख्य द्वार तक जाने का रास्ता शाही महल के नीचे से होकर गुजरता था। जैसे ही वे महल के करीब पहुंचे, आर्यन ने ऊपर देखा। 7 मंजिला महल अब खंडर था, लेकिन सबसे ऊपरी मंजिल पर एक दिया जल रहा था। वहां कोई नहीं जा सकता। आर्यन ने खुद से कहा, वहां सीढ़ियां ही नहीं हैं। फिर वह दिया कौन जला रहा था? दिए की रोशनी में उसने एक साया देखा। वह साया उन्हें ही देख रहा था। उसने हाथ हिलाया, बुलाने के लिए नहीं बल्कि विदा करने के लिए। अचानक पूरे किले में सियार और कुत्तों के रोने की आवाजें एक साथ शुरू हो गईं। यह खतरे का संकेत था। मीरा को होश आ रहा था। भागो आर्यन, वे हमें जाने नहीं देंगे। वे दोनों मुख्य द्वार की ओर भागे। रास्ता पथरीला था। कई बार वे गिरे, घुटने छिले, लेकिन रुकने का मतलब था मौत। उनके पीछे कदमों की आवाजें बढ़ती जा रही थीं। हजारों कदम, जैसे पूरा भानगढ़ उनके पीछे दौड़ रहा हो। हनुमान गेट दिखाई दे रहा था। गेट बंद था। रामदीन अपनी चौकी में सो रहा था, या शायद डर के मारे अंदर दुबक गया था। काका, गेट खोलो, आर्यन चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि किले की सीमा पर एक अदृश्य दीवार है जो आवाज को रोक रही है। पीछे से कदमों की आवाजें अब बिल्कुल पास आ गई थीं।
आर्यन ने पीछे मुड़ कर देखा। धुंध और अंधेरे का एक बवंडर उनकी तरफ बरआक रहा था। उस बवंडर के बीच में एक चेहरा था, क्रूर और प्रतिशोध से भरा। सिंधु सेवद्दा का चेहरा। आर्यन ने मीरा का हाथ पकड़ा। हमें कूदना होगा। गेट के बगल में दीवार तोदी टूटी हुई थी, लेकिन नीचे गहरी खाई और झादियां थीं। वे दोनों कूदे। हवा में रहते हुए आर्यन को महसूस हुआ कि किसी ने उसका टखना पकड़ दिस लिया है। एक ठंडी बर्फीली पकड़। उसने पैर झटका और नीचे झादियों में जा गिरा। अगली सुबह गांव वालों को आर्यन और मीरा बेहोशी की हालत में सड़क किनारे मिले। उनकी जीप किले के अंदर ही खद्दी थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मीरा को होश आने में 2 दिन लगे, लेकिन वह अब पहले जैसी नहीं थी। वह अक्सर शून्य में ताकती रहती थी और कभी कभी नींद में चिल्लाती थी, वो इत्र की खुशबू, वो आ रही है। आर्यन शारीरिक रूप से ठीक था, लेकिन एक निशान उसके साथ रह गया था। उसके दाहिने टखने पर, जहां उसे हवा में पकड़ा गया था, 5 उंगलियों के काले निशान छप गए थे। डॉक्टर इसे बर्न मार्क, जलने का निशान बता रहे थे, लेकिन आर्यन जानता था कि वह क्या है। ईसाई की रिपोर्ट में आर्यन ने लिखा कि भानगर की नींव कमजोर है और वहां काम करना खतरे से खाली नहीं। उसने यह नहीं लिखा कि वहां की नींव पत्थरों पर नहीं, श्राप पर टिकी है आज भी। जब आर्यन कभी इत्र की खुशबू सूंघता है तो उसे पसीना आ जाता है, और कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे अपने घर के ड्राइंग रूम में वही घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। भानगर ने उन्हें जाने तो दिया था, लेकिन शायद उन्हें पूरी तरह छोड़ता नहीं था। दोस्तों, भानगढ़ ने उन्हें जिंदा जाने तो दिया, लेकिन पूरी तरह छोड़ा नहीं, क्योंकि कुछ श्राप शरीर से नहीं, आत्मा से चिपक जाते हैं। अगर आपको आज की कहानी डरावनी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा करीब हो। और याद रखिए, अगर कभी रात में इत्र की खुशबू के साथ घुंघरुओं की आवाज सुनाई दे तो पीछे मत देखना। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। नमस्कार दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में हम इंसानों के अलावा भी कोई और रहता है? वो साए जो अंधेरे में छिपकर हमारे गुजरने का इंतजार करते हैं। आज की कहानी कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। यह एक आप बीती है, एक ऐसे ट्रक चालक की आप बीती जिसने उस रात मौत को सिर्फ देखा नहीं बल्कि महसूस किया। एक ऐसा रास्ता जहां दिन में भी सन्नाटा चीखता है। तो अपने कमरे की बत्तियां बुझा दीजिए और हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज की रात यह डर आपके घर तक आने वाला है। नाम रघु है। पिछले 25 सालों से मैं ट्रक चला रहा हूं। कश्मीर की बर्फीली वादियों से लेकर दक्षिण के जंगलों तक मैंने हर सड़क नापी है। लोग कहते हैं कि ट्रक चलाने वालों का जिगर लोहे का होता है, उन्हें डर नहीं लगता। मैं भी यही मानता था, लेकिन उस एक रात, उस एक काली रात ने मेरा यह भ्रम हमेशा के लिए तोड़ दिया। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं और माथे पर पसीना आ जाता है। यह बात सन 2005 की है। सर्दियों के दिन थे। मैं और मेरा सहायक मोहन अपना ट्रक लेकर मध्य प्रदेश के बीहड़ रास्तों से गुजर रहे थे। हमें सामान समय पर पहुंचाना था, इसलिए मैंने मुख्य राजमार्ग छोड़ दाकर एक छोटा रास्ता पकड़ लिया। वह रास्ता काल भैरव घाटी से होकर गुजरता था। पुराने लोग उस रास्ते पर जाने से मना करते थे, कहते थे कि वहां हवाओं में भी किसी की सिसकियां सुनाई देती हैं। लेकिन जवानी के जोश और समय की कमी के कारण मैंने उन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। रात के करीब 2 बज रहे थे। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। कोहरा इतना घना कि ट्रक की तेज पीली बत्तियां भी 10 कदम आगे का रास्ता नहीं दिखा पा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हम बादलों के बीच नहीं बल्कि किसी सफेद कफन के भीतर चल रहे हों। ट्रक का इंजन अपनी पूरी ताकत से गरज रहा था, लेकिन बाहर का सन्नाटा उस शोर से भी ज्यादा भारी था। मेरा सहायक मोहन, जो अभी नया नया इस काम में आया था, बगल की सीट पर बैठा ऊँघ रहा था। बीच बीच में जब ट्रक किसी गड्ढे में हिचकोले खाता तो उसकी आंख खुल जाती और वह डर कर बाहर देखने लगता। उस्ताद,
मोहन ने सहमी हुई आवाज में कहा। यह रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखिए ना, पिछले 1 घंटे से ना कोई गाड़ी दिखी है, ना कोई इंसान, बस ये जंगल और कोहरा है। मैंने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, सो जा मोहन, ये शॉर्टकट है, यहाँ गाड़ियां कम ही आती हैं, सुबह तक हम शहर पहुंच जाएंगे। लेकिन सच तो यह था कि डर मुझे भी लग रहा था, अजीब सा डर, ऐसा डर जो दिल में नहीं बल्कि रीढ़ की हड्डी में महसूस होता है। अचानक मुझे लगा कि सड़क के किनारे कोई खड़ा है। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन कोहरे में कुछ साफ नहीं दिखा। मैंने सोचा शायद कोई पेड़ की परछाई होगी। तभी ट्रक का तापमान बताने वाली सुई लाल निशान की तरफ बढ़ने लगी। इंजन से अजीब सी खड़खड़ाहट आने लगी। धत तेरे की, मैंने झुंझलाते हुए कहा। लगता है रेडिएटर गर्म हो गया है। मोहन हड्डबद्दा कर उठ गया। क्या हुआ उस्ताद? कुछ नहीं, तू बैठा रह, मैं पानी डालकर आता हूं, मैंने कहा और ट्रक को सड़क के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास रोक दिया। जैसे ही मैंने ट्रक का इंजन बंद किया, एक भयानक खामोशी छा गई। वह खामोशी सामान्य नहीं थी, न झींगुर की आवाज, न हवा की सरसराहट, बस एक भारी दबा हुआ सन्नाटा। मैं टॉर्च और पानी का डिब्बा लेकर नीचे उतरा। ठंड इतनी थी कि मेरी सांसें भी धुएं की तरह निकल रही थीं। मैंने बोनट खोला और उसमें से भाप का एक गुब्बार निकला। जैसे ही मैं पानी डालने के लिए झुका, मुझे लगा कि मेरी गर्दन के पीछे किसी ने सांस ली, ठंडी बर्फीली सांस। मैं झटके से पीछे मुड़ा और टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। कौन है? मैंने कड़क आवाज में पूछा। वहां कोई नहीं था, बस कोहरा और सड़क के किनारे लगे मील के पत्थर। मेरी नजर उस पत्थर पर पड़ी। उस पर लिखा था 33 किलोमीटर। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस पत्थर का रंग लाल था, जैसे किसी ने उसे खून से पोता हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी जल्दी पानी डाला और वापस ट्रक की तरफ भागा। जैसे ही मैंने ट्रक का दरवाजा खोला, मोहन का चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए। वह पसीने से लथपथ था और सामने शीशे की तरफ उंगली दिखाकर कांप रहा था। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। क्या हुआ मोहन? मैंने उसे झकझोरा। उस्ताद, वो सामने, वह हकलाते हुए बोला। मैंने सामने देखा। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में सड़क के ठीक बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसने पुराने जमाने का लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ था। उसके बाल खुले थे और हवा न चलने के बावजूद वे हवा में लहरा रहे थे। उसकी पीठ हमारी तरफ थी। मेरे गले का पानी सूख गया। ये कोई आम औरत नहीं हो सकती थी। इतने घने जंगल में रात के 2 बजे शादी के जोड़े में कोई औरत क्यों खड़ी होगी? उस्ताद, गाड़ी भगाओ, मोहन चीखा। मैं चाबी घुमाने लगा। इंजन ने स्टार्ट होने से मना कर दिया। मैंने दोबारा कोशिश की। तभी वह औरत धीरे धीरे घूमने लगी। उसके घूमने का तरीका बहुत अजीब था। उसका शरीर नहीं घूम रहा था, बल्कि उसकी गर्दन पीछे की तरफ ऐसे मुड़ी जैसे किसी ने उसे तोड़ दिया हो। जब उसका चेहरा हमारी तरफ आया तो मेरी रूह कांप गई। उसका कोई चेहरा नहीं था। जहां आंखें, नाक और मुंह होने चाहिए थे, वहां बस मांस का एक लोथड़ा था, बिल्कुल सपाट। मोहन डर के मारे चीख पड़ा और हनुमान चालीसा बुदबुदाने लगा। मैं पागलों की तरह चाबी घुमाता रहा। चल जा भाई, चल जा। मैं मन ही मन अपनी गाड़ी से मिन्नत कर रहा था। अचानक वह औरत गायब हो गई। कहां गई? मैंने इधर उधर देखा। तभी ट्रक की छत पर जोर से धड़ाम की आवाज हुई, जैसे कोई ऊपर कूदा हो। पूरा ट्रक हिल गया। ऊपर से किसी के रेंगने की आवाज आने लगी। सर सर, जैसे कोई भारी चीज लोहे की चादर पर घिसट रही हो। वह आवाज ठीक हमारे सिर के ऊपर थी। मोहन रोने लगा। उस्ताद, वो ऊपर है, वो अंदर आ रही है। मैंने देखा कि खिड़की के शीशे पर बाहर की तरफ से 2 हाथ छप गए। उन हाथों के नाखून बहुत लंबे थे और उनमें से काला खून रिस रहा था। वे हाथ शीशे को खुरचने लगे। की 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 वह आवाज इतनी तीखी थी कि कानों के पर्दे फटने लगे। मेरे अंदर का ड्राइवर जाग उठा। मैंने गियर बदला और क्लच दबाकर पूरी ताकत से चाबी घुमाई। इस बार इंजन गरज उठा। मैंने बिना सोचे समझे एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। ट्रक झटके के साथ आगे बढ़ा, लेकिन वह बला इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। ट्रक भारी हो गया था, जैसे पीछे से कोई उसे खींच रहा हो। मैं पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन ट्रक की गति नहीं बढ़ रही थी। तभी
मेरी नजर साइड वाले शीशे पर पड़ी। वह औरत, वह अब ट्रक के साथ साथ दौड़ रही थी, हवा में उड़ते हुए। उसका चेहरा अब सपाट नहीं था। अब वहां एक बड़ा सा मुंह था जो कानों तक फटा हुआ था और उसमें नुकीले दांत थे। वह खिड़की के शीशे पर अपनी जीभ फेर रही थी। दरवाजा मत खोलना मोहन, मैं चिल्लाया। मोहन बेहोश होने ही वाला था। मैंने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक बीड़ी सुलझाने की कोशिश की ताकि आग की रोशनी से शायद वह दूर हो जाए, लेकिन हाथ इतना कांप रहा था कि माचिस नहीं जली। अचानक ट्रक के सामने का शीशा चटकने लगा। एक दरार, दो दरार। वह सामने बोनट पर बैठी थी। अब वह हमें साफ दिख रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने अपना हाथ उठाया और शीशे पर दे मारा। शीशा चकनाचूर होकर अंदर हमारी गोद में गिरा। सर्द हवा और सड़ी हुई मांस की बदबू केबिन के अंदर भर गई। उसने अपना लंबा हाथ अंदर डाला और मोहन की गर्दन पकड़ ली। उस्ताद, बचाओ, मोहन की घुटी हुई आवाज निकली। मेरे पास कोई हथियार नहीं था, बस सीट के नीचे रखा लोहे का एक रॉड था। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरे हाथ से वह रॉड उठाकर पूरी ताकत से उसके हाथ पर दे मारा। जैसे ही लोहा उसे लगा, एक ऐसी चीख निकली जो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी जानवर की लग रही थी। उसने मोहन को छोड़ दिया। मैंने मौका देखा और एक्सीलेटर को जमीन से सटा दिया। ट्रक किसी जंगली जानवर की तरफ भागा। मैंने आंखें बंद नहीं की, बस सामने देखता रहा और भगवान का नाम लेता रहा। करीब 20 मिनट तक हम ऐसे ही भागते रहे। पीछे से रोने की, हंसने की और चीखने की आवाजें आती रहीं। अचानक सामने एक ढाबे की रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी मेरे लिए भगवान के दर्शन जैसी थी। मैंने ट्रक को ढाबे के सामने लाकर रोका और ब्रेक मारते ही मैं स्टीयरिंग पर गिर पड़ा। मेरा शरीर पसीने से नहाया हुआ था। ढाबे वाले और कुछ और ड्राइवर दौड़कर हमारे पास आए। जब उन्होंने हमारी हालत देखी तो समझ गए कि कुछ बुरा हुआ है। मोहन बेहोश हो चुका था। ट्रक का सामने का शीशा टूटा हुआ था और बोनट पर पंजों के गहरे निशान थे जो लोहे को भी चीर गए थे। एक बुजुर्ग ड्राइवर ने मुझे पानी पिलाया और पूछा, काल भैरव घाटी से आ रहे हो? मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर हिला दिया। उसने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, तुम बहुत किस्मत वाले हो। आज तक उस 33वें मील के पत्थर पर जो भी रुका है वह कभी वापस नहीं आया। वहां सालों पहले एक दुल्हन की डोली लुटी थी और उसे मारकर वहीं फेंक दिया गया था। तब से वह अपनी बारात और अपने कातिलों को ढूंढ रही है। उस रात के बाद मैंने उस रास्ते पर कभी गाड़ी नहीं चलाई। मोहन ने तो ट्रक पर चढ़ना ही छोड़ दिया और गांव जाकर खेती करने लगा। मैं आज भी ट्रक चलाता हूं, लेकिन जब भी रात होती है और कोहरा छाता है, मैं गाड़ी रोक देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अंधेरे में सड़क पर हम अकेले नहीं होते। कुछ और भी है जो हमारे रुकने का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, यह थी रघु की वह भयानक रात। कहते हैं कि सड़क कभी किसी की सगी नहीं होती, और रात के अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं। अगर आप भी कभी किसी सुनसान रास्ते से गुजरें और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो रुकिएगा मत, बस चलते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि 33वां मील का पत्थर आपका भी इंतजार कर रहा हो। अगर आपको इस कहानी ने डराया है तो कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली खौफनाक दास्तान आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, अगर आप सो सकें तो। रात के 2 बज रहे थे। नेशनल हाईवे 24 पर सन्नाटा इतना गहरा था कि टायर की आवाज भी किसी चीख जैसी लग रही थी। आर्यन अपनी पुरानी एसयूवी चला रहा था। उसे दिल्ली पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन थकान और भूख ने उसका बुरा हाल कर दिया था। पिछले 50 किलोमीटर से उसे कोई भी पेट्रोल पंप या दुकान नहीं दिखी थी। तभी घने जंगलों के बीच एक मुद्दते ही उसे एक पीली टिमटिमाती हुई नियॉन लाइट दिखी। बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, भोजराज ढाबा, यहां घर जैसा खाना मिलता है। आर्यन ने राहत की सांस ली। ढाबा काफी पुराना लग रहा था। लकड़ी के खंभे काले पड़ चुके थे और छत पर रखी खपरेल टूटी हुई थी। वहां एक भी ट्रक खड्डा नहीं था, जो हाईवे के ढाबों के लिए असामान्य बात थी।
आर्यन ने गाड़ी रोकी और अंदर कदम रखा। ढाबे के अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा अजीब था। चारों तरफ सोंधी सी महक थी, लेकिन उसमें कुछ और भी मिला हुआ था, जैसे कुछ जल रहा हो। कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें सफेद मोतियाबिन से ढकी थीं। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो आर्यन को ही देख रहा हो। साहब बैठिए, बहुत देर कर दी आने में, बूढ़े ने बिना हिले कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सूखी पत्तियों पर कोई चल रहा हो। आपको कैसे पता मैं आने वाला था? आर्यन ने कुर्सी खींचते हुए पूछा। कुर्सी ने फर्श पर रखती दी दिए खाकर एक अजीब सी आवाज निकाली। बूढ़ा बस मुस्कुराया। उसके दांत काले थे। इस रास्ते पर जो भी भटकता है वो यहीं आता है। क्या खाएंगे? आज खास मांस बना है। आर्यन ने दाल रोटी का ऑर्डर दिया, लेकिन जब वेटर, जो बहुत ही दुबला और पीला पड़ा हुआ था, खाना लेकर आया तो थाली में कुछ और ही था। गहरे लाल रंग की तरी वाली कोई सब्जी, जिससे लोहे जैसी गंध आ रही थी। मैंने तो दाल मांगी थी, आर्यन ने चिढ़कर कहा। वेटर कुछ नहीं बोला, वो बस खद्दा रहा। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। आर्यन को अचानक महसूस हुआ कि ढाबे के पीछे वाले हिस्से से किसी के रोने की धीमी आवाज आ रही है। उसने गौर किया कि वेटर के पैरों के पंजे पीछे की तरफ मुद्दे हुए थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने चुपचाप अपना पर्स उठाया और निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी ढाबे का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जरूर कहानी को और गहराई और खौफ के साथ आगे बढ़ाते हैं। अब आर्यन उस जाल में पूरी तरह फंस चुका है, जहां वास्तविकता और परलोक की सीमाएं धुंधली हो रही हैं। दरवाजा बंद होने की आवाज आर्यन के कानों में किसी धमाके जैसी गूंजी। उसने पूरी ताकत से हैंडल को घुमाया, उसे पीटा, लेकिन वो लकड़ी का पुराना दरवाजा अब फौलाद की दीवार बन चुका था। पीछे मुद्दते ही उसने देखा कि वो दुबला वेटर अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी गर्दन अब 180 डिग्री घूम चुकी थी। उसकी सफेद आंखें आर्यन को घूर रही थीं। खाना ठंडा हो रहा है साहब, मेहमानों को इंतजार पसंद नहीं। वेटर के गले से ऐसी आवाज निकली जैसे दो पत्थरों को रगड़ा जा रहा हो। आर्यन के पास अब एक ही रास्ता था, ढाबे के पीछे की ओर जाने वाला गलियारा। वह भागा। गलियारे की दीवारें गीली और चिपचिपी थीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा रहा था, रोने की वो आवाज और साफ होती जा रही थी। वह रसोई के दरवाजे पर पहुंचा। वहां से उठने वाली महक अब असहनीय हो चुकी थी। अंदर का मंजर देखकर आर्यन की चीख उसके गले में ही फंस गई। रसोई के बीचों बीच एक विशाल कड़ाही उबल रही थी। आग की लपटें नीली थीं। छत से लोहे के हुक लटके थे और उन हुकों पर सब्जियां नहीं, बल्कि इंसानी खालें और अंग लटके हुए थे। एक विशालकाय साया, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, एक बड्ढे छुरे से लकड़ी के तख्ते पर कुछ काट रहा था। हर बार जब छुरा नीचे गिरता, फर्श पर खून का फव्वारा छूटता। आर्यन रसोई के कोने में रखे एक पुराने काउंटर के पीछे छिप गया। वहां उसे एक धूल से भरी फटी हुई डायरी मिली। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। वह डायरी इस ढाबे के पिछले मैनेजर की थी, जिसका नाम राघव था। 14 मार्च 1984। आज ढाबे पर फिर वही मुसाफिर आया। वह इंसान नहीं लगता। भोजराज, मालिक ने उसे बलि देने का वादा किया है। मुझे डर है कि अगला नंबर मेरा ना हो। यहाँ की दीवारों से रात को फुसफुसाहटें आती हैं। 20 मार्च 1984। मुझे समझ आ गया है, यह ढाबा जमीन पर नहीं, बल्कि दो दुनियाओं के बीच के एक छेद पर बना है। जो यहाँ मरता है, उसकी रूह यहीं कैद हो जाती है। वे उसे काला भोग कहते हैं। आर्यन का दम घुटने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी एक आंख गायब थी। भागो अंकल, वो हमें खा जाएंगे, बच्ची ने सिसकते हुए कहा। वो आपको भी कड़ीढाही में डाल देंगे। तभी ढाबे की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अचानक फर्श से काली परछाइयां उभरने लगीं। ये उन लोगों की रूहें थीं जो बरसों पहले इस ढाबे में गायब हो गए थे। उनकी बिना आंखों वाली खोपड़ियां आर्यन की तरफ बढ़ रही थीं। साहब, आपने खाना नहीं खाया। अचानक वो बूढ़ा मालिक उसके ठीक पीछे खड़ा था।
उसके हाथ में एक पीतल की थाली थी जिसमें से कच्चा मांस गिर रहा था। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और पास पधा एक भारी पीतल का लोटा उठाकर बूढ़े के सिर पर दे मारा, लेकिन बूढ़े को कुछ नहीं हुआ। उसका सिर एक तरफ लटक गया जैसे गर्दन टूट गई हो, पर वह फिर भी हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे ढाबे में गूंज उठी। यहां से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, बूढ़ा फुसफुसाया। तुम्हें अपनी जगह किसी और को यहां छोड़ना होगा, मौत का सौदा करना होगा। आर्यन रसोई की खिड़की की तरफ भागा। उसने खिड़की का शीशा तोड़ा और बाहर अंधेरे जंगल की तरफ कूद गया। वह पागलों की तरह भागता रहा। झादियां उसके शरीर को छील रही थीं। पीछे से उसे उन रूहों के चीखने की आवाजें आ रही थीं। भागते भागते वह वापस हाईवे पर पहुंचा। उसे अपनी गाड़ी खद्दी दिखी। वह जल्दी से अंदर बैठा और इंजन स्टार्ट किया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से गाड़ी भगा दी। लगभग 10 किलोमीटर दूर जाने के बाद उसने चैन की सांस ली। शुक्र है मैं बच गया, उसने खुद से कहा। तभी उसकी नजर कार के रियर व्यू मिरर शीशे पर पड़ी थी। पीछे वाली सीट पर वही छोटी बच्ची बैठी थी। उसने मुस्कुराकर अपनी वो गायब आंख वाला हिस्सा आर्यन की तरफ किया। अंकल, आप अकेले कहां जा रहे हैं? ढाबा तो आपकी गाड़ी के साथ ही चल रहा है। आर्यन ने घबराकर बाहर देखा। हाईवे गायब हो चुका था। वह अभी भी उसी पुराने ढाबे के सामने खड्डा था। उसकी गाड़ी के चारों टायर गायब थे और गाड़ी पत्थरों पर टिकी थी। वह कभी वहां से निकला ही नहीं था। आर्यन की चीख उसके हलक में ही दब गई। गाड़ी के शीशे से बाहर अब हाईवे नहीं, बल्कि वही टूटा फूटा ढाबा और वही पीली टिमटिमाती रोशनी थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी मकद्दी के जाले में फंसी एक मक्खी है, जो जितना फड़फड़ाती है उतना ही उलझती जाती है। पीछे की सीट पर बैठी बच्ची की त्वचा अब नीली पट्टी डीएचने लगी थी और उसके चेहरे से मांस के लोथड़े गिर रहे थे। अंकल, भूख लगी है, उसने अपना जबड़ा अजीब तरह से फैलाया। आर्यन ने झटके से दरवाजा खोला और बाहर गिर पड़ा। वह घुटनों के बल हाँफ रहा था। तभी ढाबे की छत पर लगे वो पुराने लाउडस्पीकर से एक कर्कश संगीत बजने लगा। कोई पुराना लोकगीत जिसकी धुन कानों को चुभ रही थी। आर्यन समझ गया था कि भागने से काम नहीं चलेगा। उसे इस जगह के केंद्र तक जाना होगा। वह डायरी जो उसने रसोई से उठाई थी अब भी उसके हाथ में दबी थी। उसने टॉर्च जलाई और पन्ने पलटने लगा। आखिरी पन्ने पर खून से कुछ लिखा था। अगर मुक्ति चाहिए तो भंडारे के नीचे छिपे सच को जलाना होगा। जो दिखता है वो माया है, जो सड़ी डीडीएच रहा है वही काया है। भंडारा। आर्यन को याद आया कि रसोई के पीछे एक भारी लोहे का ढक्कन था जिस पर कई जंजीरें बंधी थीं। वह वापस ढाबे के अंदर घुसा। अब अंदर का नजारा बदल चुका था। ढाबे की दीवारें अब लकड़ी की नहीं बल्कि धधकते हुए मांस की बनी लग रही थीं। हर कदम पर फर्श से चिपचिपाहट की आवाज आ रही थी। मेज पर बैठे ग्राहक अब साए नहीं थे, वे अपनी असली हालत में थे। किसी का सिर कटा हुआ था, किसी की अंतद्धियां बाहर थीं। वे सब खाली प्लेटों पर चम्मच मार रहे थे, जैसे किसी दावत का इंतजार कर रहे हों। आर्यन रसोई में पहुंचा। वहां वो विशालकाय साया भोजराज खड्डा था। इस बार उसका चेहरा साफ था। वह कोई इंसान नहीं था। उसका चेहरा एक बकरे जैसा था, लेकिन शरीर इंसानों जैसा और 7 फीट ऊंचा। उसके हाथ में वही बद्दा छुरा था। मुसाफिर, तुम बहुत जिद्दी हो, भोजराज की आवाज उसके दिमाग के अंदर गूंजी। 30 साल से कोई इस रसोई से जिंदा बाहर नहीं गया। तुम्हें पता है इस मांस में स्वाद कहां से आता है? डर से। जितना तुम डरोगे तुम्हारा मांस उतना ही मीठा होगा। भोजराज उसकी तरफ बढ़ा। आर्यन ने फुर्ती दिखाई और पास पड़े गरम तेल के कड़ाहे को लात मार दी। खौलता हुआ तेल भोजराज के पैरों पर गिरा। वह एक अमानवीय चीख के साथ पीछे हटा। आर्यन ने वही मौका देखा और लोहे के उस जंजीर वाले ढक्कन की तरफ झपटा। उसने पास पड़ा एक कुल्हाड़ा उठाया और जंजीरों पर दे मारा। 3-4 बार के बाद जंजीरें टूट गईं। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, अंदर से ऐसी सढ़ांध आई कि आर्यन को उल्टी हो गई। नीचे एक अंधेरी सुरंग थी जिससे लाल रोशनी आ रही थी। नीचे उतरते ही आर्यन के पैरों के नीचे हड्डियों के टूटने की आवाज आई। वह एक तहखाने में था जो ढाबे से कहीं ज्यादा बड़ा था।
यहाँ हजारों की तादाद में जूते, कपड़े और गद्दियां पड़ी थीं, उन मुसाफिरों की निशानियां जो यहाँ कभी रुके थे। तहखाने के बीच में एक वेदी थी जिस पर एक काली मूर्ति रखी थी। उस मूर्ति के गले में असली इंसानी उंगलियों की माला थी। मूर्ति के सामने एक गड्ढा रखा था जिसमें गाढ़ा काला द्रव उबल रहा था। यही है वो काला भोग। आर्यन बुदबुदाया। उसे समझ आया कि भोजराज कोई साधारण भूत नहीं बल्कि एक तांत्रिक था जिसने अमृता के लिए इस शैतानी शक्ति से सौदा किया था। यह ढाबा एक जाल था जो मुसाफिरों की रूहों को इस घड़े में कैद कर लेता था। अचानक तहखाने की दीवारों से हाथ बाहर निकलने लगे। वे रूहें आर्यन को पकड़ डेच रही थीं। हमें आजाद करो, हमें जला दो। उनकी फुसफुसाहटें आर्यन के दिमाग को फाड़ ढा रही थीं। तभी पीछे से एक जोरदार प्रहार हुआ। आर्यन उड़ाकर दूर जा गिरा। भोजराज नीचे आ चुका था। उसके घाव अपने आप भर रहे थे। तुम इसे कभी नहीं रोक पाओगे, भोजराज दहाड़ा। इस गड्ढे में तुम्हारी रूह भी समा जाएगी। आर्यन की नजर पास पढ़े एक मिट्टी के तेल के ड्रम पर पड़ी। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और ड्रम को उस वेदी की तरफ ढकेल दिया। भोजराज उसे रोकने के लिए झपटा, लेकिन आर्यन ने अपनी जेब से लाइटर निकाला। यह दावत खत्म हुई भोजराज। आर्यन ने जलता हुआ लाइटर तेल की धार पर फेंक दिया। पलक झपकते ही आग की लपटें आसमान छूने लगीं। तेल उस जादुई गड्ढे में जा गिरा। एक भयानक धमाका हुआ और नीली आग पूरे तहखाने में फैल गई। भोजराज की चीखें ऐसी थीं जैसे हजारों लोग एक साथ मर रहे हों। उसका शरीर आग में पिघलने लगा। वह आर्यन की तरफ हाथ फैलाकर गिर पड़ा और देखते ही देखते राख के ढेर में बदल गया। आर्यन को महसूस हुआ कि उसके चारों तरफ की हवा बदल रही है। वह रोने वाली आवाजें अब शांति में बदल गई थीं। वह छोटी बच्ची उसके सामने खड़ेरी थी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ था और वह मुस्कुरा रही थी। शुक्रिया अंकल कहकर वह धुंध में ओझल हो गई। धमाके के साथ सब कुछ काला पड़ीडीडीएच गया। जब आर्यन की आंख खुली तो सूरज की पहली किरणें उसकी आंखों पर पड़ीडीएच रही थीं। वह अपनी गाड़ी की ड्राइवर सीट पर था। गाड़ी हाईवे के किनारे खड़ी थी। वह पसीने से तरबतर था। क्या वो एक सपना था? उसने खुद से पूछा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा। कुछ ही दूरी पर उसे एक पुलिस चेक पोस्ट दिखा। उसने गाड़ी रोकी और सिपाही से पूछा, पीछे वो भोजराज ढाबा कितनी दूर है? सिपाही ने उसे अजीब नजरों से देखा। कौन सा ढाबा भाई साहब? यहाँ पिछले 40 साल से कोई ढाबा नहीं है। हाँ, एक समय यहाँ एक ढाबा हुआ करता था, लेकिन एक रात उसमें भीषण आग लगी और मालिक समेत 50 लोग जिंदा जल गए थे। अब तो वहां सिर्फ खंडहर और राख बची है। आर्यन का शरीर ठंडा पड़ीडीएच गया। उसने बगल वाली सीट पर देखा। वहां पुलिस की कोई फाइल नहीं थी, लेकिन वहां वही पुरानी फटी हुई डायरी रखी थी जिसका कोना अभी भी जल रहा था। उसने डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर अब आर्यन की अपनी लिखावट में कुछ लिखा था जो उसने कभी नहीं लिखा। अगला ग्राहक तुम होगे। आर्यन ने घबराकर रियर व्यू मिरर में देखा। उसके पीछे वाली सीट पर धूल के 2 पैरों के निशान ताजा छपे हुए थे। ढाबा खत्म हो गया था, लेकिन उसका साया अब आर्यन के साथ था। तो दोस्तों, कहानी यहां खत्म होती है या शायद अभी शुरू हुई है। आर्यन तो बच गया, लेकिन क्या आप बच पाएंगे? अगर इस कहानी ने आपकी रातों की नींद हराम कर दी है तो लाइक का बटन दबाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खौफनाक कहानियां आपके इनबॉक्स तक पहुंचती रहें तो सब्सक्राइब करके हमारे इस डरावने परिवार का हिस्सा बने। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब अगली बार अंधेरा दस्तक दे तो आपको पहले ही खबर लग जाए। और हाँ, आज रात सोने से पहले एक बार अपने पलंग के नीचे जरूर देख लेना। क्या पता कोई वहां आपका इंतजार कर रहा हो। शुभ रात्रि, अगर सो सको तो। दोस्तों, कानों में हेडफोन लगा लीजिए और कमरे की लाइट बंद कर दीजिए, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप आज रात सो ना पाएं। यह कहानी है उस खौफनाक सफर की जो शुरू तो हुआ था पटरी पर, लेकिन खत्म हुआ श्मशान के सन्नाटे में। तैयार हो जाइए काल एक्सप्रेस मौत का आखिरी सफर के लिए। मेरा नाम समीर है। ये बात पिछले महीने की है। मुझे अचानक एक जरूरी काम से
दिल्ली से जबलपुर जाना पड़ा। रात के 12 बज रहे थे और पूरा स्टेशन खाली पड़ा था। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। अचानक अनाउंसमेंट हुई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर एक स्पेशल ट्रेन आ रही है। हैरानी की बात यह थी कि उस स्टेशन पर केवल 12 प्लेटफॉर्म थे, तो फिर यह 13वां प्लेटफॉर्म कहां से आया? जैसे ही मैंने पीछे मुद्दा कर देखा, धुंध के बीच एक काली पटरी दिखाई दी जो पहले वहां नहीं थी। एक पुरानी जर्जर और खून की तरह लाल रंग की ट्रेन रेंगती हुई आकर रुकी। उस पर कोई नंबर नहीं था, बस बद्धे अक्षरों में लिखा था, विनाश। मैं न जाने किस सम्मोहन में उस ट्रेन में चढ़ गया। मेरा कोच S4 था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और ट्रेन एक चीख के साथ चल पड़ी। कोच के अंदर की लाइटें टिमटिमा रही थीं। अचानक मुझे सड़ने की बदबू आने लगी, जैसे बरसों से कोई लाश वहां पड़ी हो। मैंने देखा कि मेरी सीट नंबर 32 पर पहले से ही कोई बैठा था। उसने काले रंग का कंबल ओढ़ा हुआ था। साहब, यह मेरी सीट है, मैंने डरते हुए कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने हिम्मत जुटाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही वह मुद्दा, मेरी रूह कांप गई। उसका चेहरा आधा सड्ढा हुआ था, एक आंख बाहर लटकी हुई थी और उसके जबड़े से ताजा खून टपक रहा था। वह कोई इंसान नहीं, एक चलता फिरता कंकाल था। मैं डर के मारे दूसरे कोच की तरफ भागा। तभी गलियारे में मुझे टीटी मिला। मैंने सोचा चलो कोई तो इंसान मिला, पर मेरी खुशी कुछ ही सेकंड की थी। वह टीटी अपनी वर्दी में था, लेकिन उसका सिर उसके ढड्डियज पर नहीं बल्कि उसके हाथ में था। कटे हुए गले से फव्वारे की तरह खून निकल रहा था। उसके हाथ में पकद्धा हुआ सिर बोला, टिकट दिखाओ वरना कलेजा निकाल लूंगा। मैं पागलों की तरह भागने लगा। हर कोच में मंजर और भी भयानक होता जा रहा था। S3 में लोग अपनी ही खाल उधेड़ कर खा रहे थे। S2 में फर्श पर चारों तरफ कटे हुए हाथ पैर बिखरे थे, जो रेंग कर मेरा पैर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। भागते भागते मैं पेंट्री कार, खाने वाला डिब्बा में जा घुसा। वहां जो मैंने देखा, उसे देखकर मुझे उल्टियां होने लगी। वहां बड्ढे बड्ढे कद्दाहों में सब्जी नहीं बल्कि इंसानी अंग उबाले जा रहे थे। एक विशालकाय दरिंदा जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, एक मुसाफिर को मेज पर लिटाकर जिंदा काट रहा था। वह मुसाफिर चीख रहा था, तड़प रहा था, पर वह दरिंदा हंसते हुए उसके सीने से दिल बाहर निकाल रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और अपनी कुल्हाड़ी हवा में लहराई। मैंने पूरी ताकत से ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींची। ट्रेन रुकने के बजाय और तेज हो गई। खिड़की के बाहर देखा तो पता चला कि ट्रेन पटरी पर नहीं बल्कि हजारों लाशों के ढेर पर चल रही थी। बाहर आसमान काला नहीं बल्कि गहरे लाल रंग का था। तभी मुझे एहसास हुआ, यह ट्रेन जबलपुर नहीं जा रही थी, यह सीधे नरक के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। अचानक खिड़की के कांच पर किसी ने बाहर से हाथ मारा। वह मेरी ही शक्ल का एक साया था, जिसके गले में फांसी का फंदा था। उसने धीरे से कहा, समीर, तुम भूल गए, कल रात तुमने खुदकुशी कर ली थी। अब तुम हमारे साथ हमेशा के लिए इस ट्रेन में रहोगे। समीर अभी भी इंजन रूम के उस आईने के सामने खड़ा था। उसकी अपनी ही लाश उसे घूर रही थी। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, जैसे कोई गीले मांस पर चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वही पेंट्री कार वाला विशालकाय दरिंदा खड़ा था। उसके हाथ में वही खून से सनी कुल्हाड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुखौटा नहीं था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ अंगारे दहक रहे थे। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, समीर, यहां कोई गलती से नहीं आता। हर मुसाफिर अपने गुनाहों का बोझ लेकर आता है। तूने अपनी जान ली, पर क्या तुझे याद है कि तूने 3 साल पहले उस रात पटरी पर क्या छोड़ा था? मेरे दिमाग में बिजली की तरह एक याद कौंधी। 3 साल पहले एक एक्सीडेंट, एक मासूम लड़की जिसे मैंने अपनी गाड़ी से टक्कर मारी थी और डर के मारे उसे वहीं तटपटा छोड़कर भाग गया था। कसाई ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और हवा में लहराई। अचानक ट्रेन का फर्श फटने लगा। मैं नीचे गिर गया, लेकिन मैं किसी जमीन पर नहीं बल्कि एक और कोच में गिरा, बोगी नंबर S13। यहाँ का मंजर पिछले कोचों से भी ज्यादा डरावना था।
यहाँ की दीवारों पर कागज नहीं बल्कि इंसानी खाल चिपकी हुई थी। उन खालों पर खून से उन लोगों के नाम लिखे थे जो इस ट्रेन में कैद थे। तभी अंधेरे कोने से एक छोटी बच्ची निकल कर आई। उसकी सफेद फ्रॉक खून से लथपथ थी, उसके पैर उलटे थे और उसकी गर्दन एक तरफ पूरी तरह टूटी हुई थी। ये वही लड़रचकी थी जिसे मैंने 3 साल पहले टक्कर मारी थी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके हाथ के नाखून चाकू की तरह लंबे और काले थे। वह फुसफुसाई, अंकल, उस रात मुझे बहुत दर्द हो रहा था, आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? ट्रेन की रफ्तार अब इतनी तेज थी कि बाहर की चीजें सिर्फ एक लाल धुंध की तरह दिख रही थीं। ट्रेन के पहियों से निकलने वाली चिंगारियां अब आग की लपटों में बदल चुकी थीं। अचानक एक जोर का झटका लगा और ट्रेन रुकी। बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, पाताल जंक्शन, आखिरी पड़ाव। स्टेशन पर कोई इंसान नहीं था। वहां सिर्फ काली परछाइयां खड़ी थीं, जिनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं। जैसे ही ट्रेन के दरवाजे खुले, वह बिना सिर वाला टीटी फिर से प्रकट हुआ। उसने मेरा गला अपने ठंडे हाथों से दबोच लिया और मुझे घसीटते हुए प्लेटफॉर्म पर ले जाने लगा। चलो समीर, तुम्हारी सजा का वक्त आ गया है। इस जंक्शन से आगे सिर्फ आग की नदियां हैं, जहां तुम्हें हर रोज अपनी मौत का मंजर दोबारा जीना होगा। मैंने स्टेशन के चारों ओर देखा। वहां हजारों लोग लोहे की गर्म जंजीरों से बंधे हुए थे। वे चीख रहे थे, अपनी रूह की भीख मांग रहे थे। टीटी मुझे एक बड्ढी सी खौलती हुई भट्टी की तरफ ले जाने लगा। तभी मुझे अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। वह मेरी मां का दिया हुआ एक छोटा सा रक्षा सूत्र कलावा था। जैसे ही टीटी का हाथ उस धागे से छुआ, उसके हाथ से धुआं निकलने लगा और वह दर्द से चिल्लाया। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा स्टेशन कांप उठा। मुझे एक मौका दिखा। मैं प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ भागा, जहां से वह काली पटरी वापस मुड़ रही थी। पीछे से वह कसाई, वह बच्ची और वह बिना सिर वाला टीटी सब मेरे पीछे भाग रहे थे। स्टेशन की काली परछाइयां हवा में तैरती हुई मेरी तरफ झपट रही थी। मैं पटरी पर दौड़ता रहा। तभी पीछे से ट्रेन ने फिर से हॉर्न बजाया। वह ट्रेन अब मुझे कुचलने के लिए मेरे बिल्कुल करीब थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और अंधेरे में छलांग लगा दी। मेरी आंखें खुली। मैं हॉस्पिटल के बिस्तर पर था। डॉक्टर ने कहा, समीर, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। रेलवे ट्रैक पर गिरे हुए तुम्हें 24 घंटे हो गए थे। तुम्हारी धड़कन रुक चुकी थी, पर चमत्कारिक रूप से तुम वापस आ गए। मैं राहत की सांस ही लेने वाला था कि मेरी नजर अपने हाथ पर पड़ी। मेरे हाथ पर वही काला निशान था जहां उस बिना सिर वाले टीटी ने मुझे पकड़ा था, और मेरे कान में अभी भी वह हॉर्न गूंज रहा था। जब मैंने नर्स से पूछा कि मुझे किस प्लेटफॉर्म के पास से उठाया गया, तो उसने कांपते हुए कहा, सर, उस पुराने स्टेशन पर तो सिर्फ 12 प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन आपको जहां से पाया गया वहां के लोग उसे प्लेटफॉर्म नंबर 13 कहते हैं। दोस्तों, क्या समीर सच में बच गया है, या यह उस काल एक्सप्रेस का कोई नया खेल है? कमेंट करके बताएं, क्या समीर को फिर से वो ट्रेन बुलाएगी? और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, अगर आज रात आपके घर के पास से ट्रेन गुजरने की आवाज आए तो खिड़की मत खोलना। शायद काल एक्सप्रेस आपके दरवाजे पर खड़ी हो।